नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य के अंदर महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षेत्रीय आरक्षण पर रोक लगा दी थी और इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखती हुई नजर आए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लगी रोक को हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर से हरी झंडी दे दी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30% महिला क्षेत्रीय आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए ये कहा है कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है और ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक बनता है और वो उनको मिला है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नोटियाल ने यह कहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा और इसको लेकर प्रदेश की महिलाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर तारीफ करती हुई नजर आई हैं। कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने आज जो भी आरक्षण है, चाहे वो पंचायतों में है, चाहे अन्य चीज़ों में है, हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है। और आज विभिन्न क्षेत्रों में, पंचायतों में, नगर पंचायतों में हमारी बहनें अगर प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो मैं समझती हूँ ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के लिए वरदान। उधर बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर जोशीमठ में भू धसाव को लेकर आपदा प्रबंध सचिव रंजीत सिन्हा ने विस्तार जानकारी दी है और विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया है कि जोशीमठ में भवनों में दरारों की संख्या स्थिर बनी हुई है। अब तक 863 भवनों के अंदर दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं और वही दरारें जो हैं लगातार बनी हुई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहत वाली खबर ये रही कि पानी के रिसाव में कमी आई है और उन्होंने ये जानकारी दी कि अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ 324 परिवारों को 3,84,00,000 की धनराशि आवंटित कर दी जा चुकी है। और रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया है कि आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज के लिए सोमवार को शासन स्तर पर हाई लेवल मीटिंग भी होगी और इसमें राहत पैकेज को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मानने और आपके मानने से कुछ नहीं होता है। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी बताएगी कि क्या इसका किस तरह से प्रोग्नोसिस होगा, किस तरह से इवोल्यूशन होगा। जहाँ तक जो हमारी बात हुई है उनसे यही कहना है कि सेटल हो जाएगा, ये क्रैक्स अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, हमें कुछ उपचार करने पड़ेंगे, वो हम करेंगे और जो डेड वेट है, जो भवनें बड़ी है, भारी है, उसको हम हटाएंगे। हटाया जा रहा है, आप देख ही रहे। तो ये एग्जैजरेशन है कि 30% प्रभावित है और वो नीचे चला है। नीचे तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्रोनिक समस्या है, 76 से चल रही है। 76 में भी कुछ हुआ होगा तभी ये हो रही है, उस समय भी रिपोर्ट स्टडी की गई थी ना। अब उस समय से चल रही है, अभी थोड़ी बढ़ी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नीचे। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि ये 2 दिवसीय बैठक रायवाड़ा में प्रस्तावित है और इसमें पहले दिन 29 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक का दौर शुरू होगा और देर रात तक ये बैठक चलती नजर आएगी। अगले दिन 29 जनवरी को सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी और इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन मिलता नजर आएगा।
की बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में वुड्स रिजॉर्ट में होगी। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, ITS सोशल मीडिया के प्रभारी, इस श्रेणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर के देर रात्रि तक चलेगी। अब ये सभी पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी में जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, करीब करीब 300 लोग, इनकी बैठक जो है 30 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक जो है इनकी बैठक प्रस्तावित है, वो बैठक होगी। खबर पौड़ी से आ रही है। पौड़ी जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्री मांगों को लेकर बीते 12 दिन से धरने पर अड़े हुए। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने ये बताया है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मक एकीकरण का विरोध कर रहे, जो उन्होंने स्वीकार नहीं। उन्होंने इस धरने की वजह जनहित में कार्य प्रभावित होना भी बताया है। ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जो हम ग्राम स्तर पे सचिव का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक आदेश निकला था 16 तारीख को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय की स्तर से, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के केवल कार्यों का एकीकरण किया गया था। तो हम इस मांग पे कार्य बहिष्कार पे आए हैं कि हम फंक्शनल मर्जर नहीं चाहते। अगर एक आदमी 2 विभाग के काम कर सकता है तो पूर्ण दोनों विभागों को मर्ज किया जाए और पंचायती राज मूल विभाग में ग्राम्य विकास का मर्ज किया जाए। हम जब कार्य बहिष्कार में आए तो उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन कार्ड है, परिवार रजिस्टर है, समाज कल्याण के कार्य है, जन्म मृत्यु संबंधी जो कार्य है, वो सब बाधित हो गए। ये हम भी नहीं चाह रहे, हमारी कोई मांग नहीं थी, तो ये हमें ज़बरदस्ती आंदोलन में कार्य बहिष्कार में लाया गया है और सरकार ने आंशिक रूप से उस आदेश को स्थगन कर दिया है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब तक ये पूर्ण निरस्त न हो तब तक हम ये कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। ग्राम पंचायत एसोसिएशन एक आदेश के विरोध में हड़ताल पे है, वो उस आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं। और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं, वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या बहुत उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समस्या बनी हुई है, ये लोग अभी भी हड़ताल पे हैं। जी हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी का जितना भी काम होता है वो सभी सफ़र कर रहा है और लगभग 17 तारीख से पूरी तरीके से कामकाज ठप हो गया है ग्राम पंचायतों में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यात्रा लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा और कांग्रेस होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करती नजर आएगी। साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल आपको जानकारी दे कि कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में चलाती हुई नजर आ रही है और उत्तराखंड के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से चलाया गया। उत्तराखंड के तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी को धरातल के ऊपर मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। मुझे शंका थी जिस समय हाकम सिंह का हाकम कौन ये स्वर गूंज रहा था पूरे राज्य में, उससे ध्यान हटाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कुछ झूठ रचे, कुछ कूट रचना की और आज उसी का परिणाम है कि लोक सेवा आयोग के अंदर भी पर्चा लीक हुआ और सुनियोजित तरीके से हुआ है। और हमारा मानना है कि जो चतुर्वेदी पकड़े गए हैं वो तो एक व्यक्ति मात्र हैं, एक संगठित गिरोह है जो लोक सेवा आयोग के अंदर भी विद्यमान है बड़े लोगों के संरक्षण में और जिसकी जड़ें बाहर भी हैं। बल्कि हाकम सिंह के बाद वो भाजपाई नेता कौन जो संघ लोक सेवा आयोग के पर्चे के लीक का मास्टरमाइंड है, ये सवाल
आमतौर पर पूछा जाए। उत्तराखंड के अंदर निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदान सूची को जारी कर दिया है, जहां पर नए वोटरों को जोड़ने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है और अभियान के बाद 1 लाख से ज्यादा वोटरों को जोड़ा गया है और इसके बाद 17 साल की उम्र में भी युवा वोटरों को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा, जिससे भविष्य के अंदर वो अपना मतदान कर सके और आने वाले वक्त में अपनी सरकार का निर्माण कर सके और अपनी सरकार को चुन सके। जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250 यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या भी 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है। बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं, 3.84 3 करोड़ 84 लाख रुपए उनको वितरित की गई है। एक जो पिछले दिनों में पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से अमर उजाला में था वो न्यूज़ कि 50 फीट गहरी दरारें हैं, तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी संस्था की ऐसी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, मेरे ख्याल से आपको भी प्राप्त नहीं हुई होगी, तो इस तरह की न्यूज़ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अनलेस वी हैव वेरीफाइड साइंड रिपोर्ट, तब तक हम ना प्रकाशित करें। तो क्योंकि हमने भी बात करी है लोग संस्थाओं से, तो ऐसी हमें भी कोई सूचना नहीं दी है उन्होंने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी हमारी जो प्रीफैब हट्स तैयार होने थे वो 3 दिन का और समय लिया है उन्होंने, और बाकी ढाक में जो ट्रांजिशन सेल्टर्स के लिए ढाक में जो व्यवस्था की जा रही है ट्रांजिशन सेल्टर की, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसका उपयोग होगा। वहाँ पर निर्माण के लिए लैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर लगातार दैवीय आपदा आती रहती है और इसमें जनहानि के साथ साथ लोगों के मकानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा का साफ तौर पर ये कहना है कि दैवीय आपदा के लिए मानव भी जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इसको रोकने और निपटने के लिए बहुत सारा कार्य करती हुई नजर आ रही। उन्होंने कहा कि जोशीमठ की घटनाओं के बाद सरकार इसका गहन अध्ययन भी कर रही है और इसका परिणाम जल्दी निकल कर सामने आएगा। सरकार के आपदा में भवनों से संबंधित, भूमि से संबंधित और भी जो कच्चे घर हैं उनसे संबंधित आपदाओं में प्रदेश सरकार को हमेशा विशेष रूप से भारत सरकार ने समय समय पर जब बड़ी आपदाएं आई हैं शिथिलता दी हैं, ऐसा नहीं है, और सरकार के माध्यम से अच्छे बजट का प्रोविज़न भी किया है। क्योंकि मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप देखते हैं तो धारचूला और मुनस्यारी के अंदर जितने तटबंध बनाए गए उससे बहुत बड़ी ज़मीनों का रुकाव हुआ है। ऐसी बागेश्वर कपकोट के अंदर भी आपने देखा होगा। सरकार उनको रोकने के लिए जो भरसक प्रयास किए जाते हैं वो कर रहे हैं, चाहे पूर्णागिरी का स्थान है, चाहे उसके लिए विशेष बजट का प्रोविज़न भी किया जा रहा है। उसको रोकना ही हमारा कर्तव्य रहता है और ख़ास तौर पर थोड़ा सा मानव से भी गलतियाँ हो जाती हैं, उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हम घरों को और ड्रेनेज जो है उसको पानी को ना रोकें और उससे लोगों का नुकसान ना हो। जोशीमठ के लिए क्योंकि जितने स्थान पे आया वहाँ की स्थिति सामान्य है, वहाँ पर सरकार ने विशेष ध्यान दे करके और वैज्ञानिक तरीके से उस पर काम करना प्रारंभ हर बार। तो वहीं पर पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करवाने के आदेश जो हैं वो दे दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर मेरे पास शिकायत आई थी और उसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश दे दिए। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून जो है वो लेकर आने जा रही है और सीएम ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार पूरी सफाई हो जाए और उसके बाद तमाम नकल करने वाले और नकल कराने वालों को सबक सरकार सिखाती नजर आएगी। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है और
चाहे AEJE का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो वह पर उत्तराखंड की सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर लगातार ठोस पहल करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ आगामी 30 जनवरी को राजधानी देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने यह बताया है कि समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन होता है और इस बार आगामी 30 तारीख को एक बड़े पैमाने पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 43 मल्टीनेशनल और 3 अन्य कंपनियों को बुलाया गया है और ये कंपनियां शैक्षिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करती नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के द्वारा लगभग 1500 युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय सचिव महोदय, निदेशक महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में दिनांक 30 तारीख को एक प्रातः 10 बजे से एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 11 सेक्टर्स की अलग अलग लगभग 44 से ज़्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और युवाओं के लिए 1500 से अधिक वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसका कि बोर्ड हमने अपने कार्यालय में लगाया भी है और प्रेस के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कई शहरों को विकास की धारा से जोड़ने का लगातार काम कर रही है और अल्मोड़ा के अंदर भी जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद अब नजर आने लगी। जाम से राहत को लेकर सरकार पार्किंग का निर्माण करती नजर आ रही है और 25 करोड़ की लागत से पार्किंग का बनना अब तय माना जा रहा है। ऐसे में वाहन चालकों के साथ आम लोगों को भी जो पार्किंग की समस्या और जाम से निजात थी वो अब मिलती हुई नजर आ जाएगी। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की एक समस्या थी और अभी एक बड़ी पार्किंग जो है यहाँ पर संचालित थी। वर्तमान में GGIC के समीप पे एक नई पार्किंग का निर्माण हो रहा है और निश्चित तौर पे इससे सभी समस्त नगरवासी और जितने भी पर्यटक हमारे नगर में आते हैं वो लाभान्वित होंगे। सर, ऐसा है, काफ़ी लंबे समय से हम रोड पर ही सामान उतारते हैं। सारे जितने भी हमारे साथ के ट्रांसपोर्टर हैं वो भी रोड ही पर उतारते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि हम अपने गोदाम पर या एक निश्चित जगह पर सामान रख सकें। अगर ये ट्रक स्टैंड बनता है तो इसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी और जिससे कि हमारा व्यापार भी आगे बढ़ने की संभावना है। किस तरह से परेशानियाँ होती थी? आप परेशानियाँ ये होती कि लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि रोड में गाड़ी उतरती थी और कभी भी कोई भी आवाजाही में लगातार रोड चलती रहती है, जिससे भी कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उधर उत्तराखंड के अंदर इन दिनों फर्जी डिग्री वालों पर STF शिकंजा कसने में जुटी हुई है और STF ने 36 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ लिया है जो फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का इलाज करते हुए नजर आ रहे थे। सर्वेश पवार ने बताया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फर्जी डिग्री बनवाने वाले 2 हिस्ट्री टीचर भाइयों का नाम निकलकर सामने आया है और पुलिस ने इन दोनों युवकों की जानकारी पर ED को भी दे दिए। आपको बताएं कि फर्जी डिग्री को लेकर लगातार जो बनवाते हुए नजर आ रहे थे उसको लेकर अब SP और पुलिस जो है वो शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड में इन दोनों फर्जी डिग्री वालों को लेकर STF अपना शिकंजा कसती नजर आई है। तस्वीरों में आप देखिए 36 फर्जी STF डॉक्टरों को पकड़ा गया है और ये भी आपको बताएं कि जो STF टीम है वो लगातार जो डॉक्टर है उनको लेकर शिनाख्त करती हुई नजर आ रही थी और उसी कड़ी में ये 36 फर्जी डॉक्टर जो है वो पकड़े गए। फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का इलाज किया करते थे और SP सर्वेश पवार ने ये जानकारी दी है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फर्जी डिग्री बनवाने वाले 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों का नाम भी निकलकर सामने आया है और पुलिस ने इन दोनों युवकों की जानकारी अब ED को भी दे दी है। जो मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में STF द्वारा ये पंजीकृत कराया गया था 19/23, जिसमें ये था कि कुल 36 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए थे जो फर्जी BMS की डिग्री लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग जगह। तो इसमें जो है कल हमारी टीम ने 4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला,
जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है अजय कुमार काला, इसी का ही भाई है ये। तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तून वाला, ये भी थाना रायपुर से है। और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने, हमारी जॉइंट टीम ने पूछताछ की तो इनकी ये अपनी डिग्रियां और वो सब जो जांच हुई वो भी वही फर्जी थी। तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बाकी इसमें जो मेन है इमलाक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जहाँ से जिससे ये डिग्री बनवाते थे, उसके लिए हमारी लगातार कोशिश जारी है। जो मुकदमा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज़ के साथ।